आसपास जो खाड़ियां हैं, है ना, वो भी भारत की अवस्थिति और विस्तार का एक भाग है। जैसे भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और इसके अंतर्गत बहुत सारी छोटी छोटी खाड़ियां आपको दिखाई देंगी। और इन दोनों सागरों और खाड़ियों में भारत के बहुत सारे द्वीप भी हैं, इसलिए इनका अध्ययन करना भी यहाँ पर जरूरी है। आज के अध्याय में हम भारत की अवस्थिति और विस्तार के अंतर्गत ही भारत की जो स्थलीय सीमा है उसके बाहर, यानी भारत के पड़ोसी देशों में जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। खासकर ये ऐसी भौगोलिक विशेषताएं हैं जो भारत से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इसके अलावा हम इस अध्याय में या इस वीडियो में भारत के आसपास स्थित समुद्रों और खाड़ियों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो आइए भारत की स्थलीय सीमा के बाहर से शुरू करते हैं। ठीक है। चीन भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है और हिमालय पर्वत स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक रूप से भारत और चीन की सीमा निर्धारित करता है। भारत और चीन की सीमा काफी हद तक हिमालय की श्रृंखलाओं द्वारा निर्धारित की गई है। नेपाल और भूटान दो ऐसे देश हैं जो भारत और चीन की सीमा के मध्य में बसे हुए हैं। इन्हें हिमालयी देश कहा जाता है। हिमालयी देश मतलब ये पूरी तरह से हिमालय के गोद में बसे हुए हैं। भूटान और नेपाल ये दोनों भारत और चीन के मध्य एक बफर स्टेट के रूप में है। बफर स्टेट, बफर स्टेट को अंतस्थ राज्य भी कहते हैं। अंतस्थ राज्य, अंतस्थ राज्य क्या होता है? बफर स्टेट स्थल रुद्ध छोटे देश होते हैं। स्थल रुद्ध का मतलब है कि इनके पास समुद्र तट नहीं होता, ये चारों तरफ से लैंड लॉक्ड होते हैं। तो बफर स्टेट स्थल रुद्ध छोटे देश होते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि ये बड़े और शक्तिशाली देशों के बीच में स्थित होते हैं। और ये इनकी विशेषता भी और इनकी विवशता भी है कि ये भारत और चीन जैसे दो बड़े और शक्तिशाली देशों के बीच में फंसे हुए होते हैं। साथ में ये दोनों देश यानी कि जो बफर स्टेट होते हैं वो शक्तिशाली देशों की स्थलीय सीमाओं को दूर रखने का काम करते हैं। जैसे नेपाल के उत्तर में चीन की सीमा है और नेपाल के दक्षिण में भारत की सीमा है। तो ये इस बड़े देशों की स्थलीय सीमाओं को दूर रखने का काम करते हैं, जिससे कि शक्तिशाली देशों में संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। स्थल रुद्ध देश होते हैं और साथ ही बफर स्टेट जो है स्थल रुद्ध होने के साथ साथ इनकी जो भौगोलिक परिस्थिति होती है व्यापार और परिवहन के लिहाज से उपयुक्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऐसे देश प्रायः जंगलों, पहाड़ों, घाटियों, दलदल इत्यादि से भरे पड़े हुए होते हैं और साथ में इनके पास अपना समुद्र तट भी नहीं होता है। बफर स्टेट प्रायः स्वतंत्र विदेश नीति का पालन नहीं कर पाते, क्योंकि ये अपने पड़ोस में स्थित शक्तिशाली देशों के प्रभाव में रहते हैं। साथ जो शक्तिशाली देश हैं इनके आसपास, वो इन्हें इन बफर स्टेट को अपने प्रभाव में रखने की कोशिश करते हैं, स्वतंत्र नहीं होने देते। इसका फायदा बफर स्टेट दूसरे रूप में उठाते हैं, जैसे कि वो शक्तिशाली देशों से कुछ रियायतें हासिल करते रहते हैं। एक तरह से यह अप्रत्यक्ष धमकी होगी कि अगर तुम मुझे रियायत नहीं दोगे तो मैं उसके पाले में चला जाऊंगा, है ना। तो ये एक तरह से मोल भाव करने की स्थिति में होते हैं शक्तिशाली देशों के साथ। ऐसे ही राज्यों या देशों को हम बफर स्टेट कहते हैं। नेपाल और भूटान एक बफर स्टेट है। जब आप यहाँ पे भारत है, भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है और भारत के उत्तर में तिब्बत का पठार है और पूरा का पूरा ये जो सफेद हल्का हल्का धुंधले सफेद कलर का नजर आ रहा है ना, तिब्बत का पठार, अगर आप भौगोलिक रूप में देखेंगे तो तिब्बत का पठार धुंधले रूप में चला गया है लद्दाख तक, यानी कि लद्दाख का जो क्षेत्र है वो तिब्बत पठार का ही एक तरह से हिस्सा है, यहाँ तक चलाता है। देखिए हल्का हल्का धुंधला, जैसे गंगा की तरह हल्का हल्का धुंधला क्षेत्र पूरा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये पूरा का पूरा तिब्बत का पठार है जो कि हिमालय के उत्तर में स्थित है। और चाइना ने तिब्बत के पठार पर जो कि कब्जा कर लिया है, तो इसमें इस पर राजनीतिक अधिकार किसका है? चाइना का है। चाइना ने 1951 में तिब्बत के पठार पर या तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। 1951 से पहले तिब्बत एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। थोड़ी देर में तिब्बत के पठार के बारे में भी बात करूंगा। लद्दाख, भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख क्षेत्र है, इसके उत्तर में यहां पर एक पठार है एशिया का, इसके उत्तर पश्चिम में यहां पर मान लेते हैं आप थोड़ी देर के लिए ना, इसे हम कहते हैं पामीर का पठार। पामीर का जो पठार है वो एक पर्वतीय गांठ के रूप में है। पर्वतीय गांठ इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि एशिया की बहुत सारी पर्वत श्रेणियां आकर पामीर के पठार पर मिल जाती हैं।
चारों दिशा से अलग अलग पर्वत श्रेणियां आती हैं और पामीर के पठार पर मिल जाती हैं, इसलिए इसे हम पामीर का पर्वतीय गांठ कहते हैं। पामीर का जो पठार, उसका जो केंद्रीय भाग है, जो हम गोल गोल खींचे हुए हैं, पामीर के पठार का जो केंद्रीय भाग है वो अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में स्थित है, इसका केंद्रीय भाग। लेकिन यहां से बहुत सारी पर्वत श्रेणियां निकली हुई अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में चली जाती हैं। उदाहरण के लिए पामीर के पठार, ये पामीर का पठार है, यहां से निकलकर एक पर्वत श्रेणी भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में होते हुए तिब्बत में चली जाती है। इसे हम कहते हैं, इस श्रेणी को हम कहते हैं काराकोरम। काराकोरम इसी को कहते हैं। एक पर्वत श्रेणी चली जाती है लद्दाख की सीमा से लगे हुए पूरब की ओर, चाइना में चली जाती है। एक पर्वत श्रेणी यहां से उत्तर पूर्व की तरफ चली जाती है ऐसे। एक पर्वत श्रेणी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर फैली हुई है ऐसे, और एक पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम की तरफ अफगानिस्तान में चली जाती है। ये अलग अलग पर्वत श्रेणियां हैं जो पामीर की गांठ से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैली हुई हैं। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होते हुए चला जाता है तिब्बत में, जहां पे इसे हम कैलाश कहते हैं, है ना। कैलाश पर्वत श्रेणी है, लेकिन कैलाश पर्वत श्रेणी पर ही तिब्बत में यहाँ एक विशेष उसी की चोटी है। कैलाश पर्वत श्रेणी की एक चोटी है तिब्बत में, उस चोटी का नाम भी कैलाश ही है। हालांकि कैलाश पूरी एक पर्वत श्रेणी है जो यहाँ पे सिक्किम तक चली जाती है, तिब्बत का पठार पार करते हुए सिक्किम तक चली जाती है। लेकिन इस पर उत्तराखंड की सीमा के पास यहाँ पे एक चोटी है, उस चोटी का नाम भी कैलाश पर्वत है। इसी पर्वत चोटी की ठीक यहाँ पे बगल में दक्षिण में एक झील है जिसे हम कहते हैं मानसरोवर झील। तो काराकोरम के उत्तर में एक दूसरी पर्वत श्रेणी पामीर के पठार से निकलकर पूर्व की तरफ चली जाती है। जो पूर्व की तरफ चली गई है उसका नाम है तिएन शान पर्वत। तिएन शान पर्वत। तिएन शान पर्वत के उत्तर पूर्व में, ध्यान से देखिएगा, पामीर के पठार के ठीक पूर्वी दिशा में एक पर्वत श्रेणी निकलकर पूर्व में चली गई है, उसका नाम है कुनलुन पर्वत श्रेणी। कुनलुन पर्वत श्रेणी के ठीक उत्तर में एक अन्य पर्वत श्रेणी निकलकर चाइना में उत्तर पूर्व की तरफ चली गई है पामीर की गांठ से निकलकर, उसका नाम है तिएन शान। तिएन शान। कुनलुन और तिएन शान पर्वतों के मध्य चीन का यहां पर सिक्यांग क्षेत्र है। इन दोनों पर्वतों के मध्य चीन का सिक्यांग क्षेत्र है। सिक्यांग क्षेत्र। सिक्यांग क्षेत्र में ही तारिम बेसिन है। यहां पर सिक्यांग क्षेत्र में ही चीन का तारिम बेसिन है, जो चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ एक मैदानी क्षेत्र है, समतल मैदानी क्षेत्र है। ध्यान रहे कि जो पश्चिमी चाइना का क्षेत्र है, पूर्वी चाइना इधर है, पश्चिमी चाइना इधर है। पश्चिमी चाइना का जो क्षेत्र है ज्यादातर पठारी और उबड़ खाबड़ है, जैसा कि आपको देख के लग भी रहा होगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा जनसंख्या के बसाव के लिए बहुत अच्छी भौगोलिक परिस्थिति नहीं पाई जाती है। लेकिन चीन का जो तारिम बेसिन है वो चारों तरफ पहाड़ों और पठारों से घिरा हुआ एक नीची भूमि है, एक मैदानी क्षेत्र है। प्राचीन काल से ही चीन में जो कासगर और खोतान जैसी सभ्यताएं जो विकसित हुई थी वो चीन के तारिम बेसिन में ही विकसित हुई थी। एक मैदानी क्षेत्र होने के साथ साथ कुछ नदियों का प्रवाह क्षेत्र भी है तारिम बेसिन। इसलिए पश्चिमी चीन में जनसंख्या के बसाव के लिहाज से तारिम बेसिन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। यहां से एक पर्वत दक्षिण पश्चिम की तरफ निकला है पामीर के पठार से, उसका नाम है सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर फैला हुआ है। अब ध्यान से देखिए, एक अन्य पर्वत दक्षिण पश्चिम की तरफ निकलकर अफगानिस्तान में चला गया है, उसका नाम है हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश यहां से निकलकर अफगानिस्तान में चला गया। इस तरह से जो पामीर का पठार अलग अलग पहाड़ों का मिलन बिंदु है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पर्वतीय गांठ कहते हैं। नेपाल के उत्तर में तिब्बत का पठार है ना। तिब्बत के पठार को कैलाश और मानसरोवर का देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पवित्र कैलाश शिखर है और मानसरोवर झील है।
जिसका दर्शन करने के लिए हर साल हजारों लाखों भारतीय तीर्थयात्री यहाँ पे पहुंचते हैं, तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर और कैलाश में। इसे यहाँ की राजधानी जो ल्हासा है, तिब्बत की राजधानी ल्हासा यहाँ पर है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा भारतीय सीमा से केवल 300 किलोमीटर दूरी की पर स्थित है। तिब्बत के साथ भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। पहले तिब्बत एक स्वतंत्र देश हुआ करता था और ये बहुत ही सीधे साधे लोगों का देश है। बहुत ज्यादा यहाँ पे रहने वाले लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं और यहाँ पे जो दलाई लामा होते हैं वो यहीं की राजनीतिक के साथ साथ धार्मिक गुरु भी होते हैं। यहाँ के जो राजनीतिक मुखिया होते हैं, तिब्बत के राजनीतिक प्रधान व्यक्ति, उन्हें हम दलाई लामा कहते हैं। साथ ही वो यहाँ के लोगों का धार्मिक प्रतिनिधित्व भी करते हैं। और तिब्बत के लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और बहुत ज्यादा सीधे साधे लोग हैं। संघर्ष और युद्ध इनके संस्कृति का हिस्सा नहीं है। इसी बात का फायदा उठाकर चीन ने 1951 में तिब्बत को पर जब अधिकार कर लिया तो चीन की सीमाएं भारत से सटने लगी। पहले क्या था? पहले तिब्बत भी नेपाल और भूटान की भांति भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट था। यहां तक था तिब्बत। पहले तिब्बत भी नेपाल और भूटान की भांति भारत और चीन के मध्य एक बफर स्टेट था, जिससे चीन की सीमाएं भारत से बहुत ज्यादा स्पर्श नहीं होती थी। लेकिन जब 1951 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया तो चीन की सीमाएं भारत से स्पर्श होने लगी। तिब्बत जो है कि हिमालय और कुनलुन पर्वत श्रेणियों के मध्य है। तिब्बत का जो पठार है उसका जो विस्तार है वो हिमालय, ये कुनलुन पर्वत श्रेणी है, ऐसे चली गई है, और ये है हिमालय। तो तिब्बत का पठार ये देखिए, ये हिमालय है और ये कुनलुन। ये हिमालय और कुनलुन पर्वत श्रेणियों के मध्य तिब्बत बसा हुआ है। तिब्बत पठार के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील है। जो मानसरोवर झील है वो 3 अंतरराष्ट्रीय नदियों का उद्गम क्षेत्र है। सिंधु, सतलज, सांगपो, ये तीनों नदियां अंतरराष्ट्रीय हैं और तीनों नदियों का जो अपवाह क्षेत्र है वो 3 देशों में फैला हुआ है। तीनों नदियों का अपवाह क्षेत्र मतलब एक प्रमुख नदी की सहायक नदियां जहां तक विस्तृत हैं वो उस नदी का अपवाह क्षेत्र होता है ना। तो इन तीनों नदियों का अपवाह क्षेत्र 3 देशों में फैला हुआ है। आप जानते हैं सिंधु नदी मानसरोवर से निकलकर भारत होते हुए पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो के नाम से तिब्बत में पहले हिमालय के साथ साथ पूरब में प्रवाहित होती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, दिहंग नदी कहलाती है, फिर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में दिहंग नदी कहते हैं। उसके बाद वो बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश तट पर इसे मेघना नदी के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा एक अन्य नदी है सतलज। सतलज भी यहाँ से निकलती है और सिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है और पंजाब के क्षेत्रों को पार करते हुए पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। तो मानसरोवर झील 3 अंतरराष्ट्रीय नदियों का उद्गम स्रोत है और इन तीनों नदियों का जो बहाव क्षेत्र है वो 3 देशों में फैला हुआ है। इन तीनों नदियों के अलावा कुछ अन्य बड़ी नदियां भी तिब्बत पठार से निकलती हैं। उदाहरण के लिए हुआंगहो नदी चीन में पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए पीला सागर में गिरती है। यहाँ पर पीला सागर के अंतर्गत ही एक खाड़ी है जिसका नाम है बोहाई। तो ये पीला सागर का ही भाग है ना। बोहाई की खाड़ी में गिर जाती है जो कि येलो सी यहाँ पे है। यह है येलो सी। तो येलो सी का ही एक भाग है बोहाई की खाड़ी। हुआंगहो नदी तिब्बत के पठार से निकलकर येलो सी यानी बोहाई की खाड़ी में गिरती है। इसे हम पीली नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीली नदी या येलो रिवर। इसलिए कहते हैं क्योंकि चीन के जिन क्षेत्रों में ये प्रवाहित होती है उसे हम लोयस का मैदान कहते हैं। चीन की लोयस के मैदान से होते हुए प्रवाहित होती है। तो जो चीन का लोयस का मैदान है, हम लिख दें लोयस। चीन का जो लोयस का मैदान है वो पीली मिट्टी का क्षेत्र है और पीली मिट्टी के क्षेत्र से बहने के कारण हुआंगहो नदी का जो पानी होता है बिल्कुल पीले रंग का हो जाता है, मटमैला, पीला मटमैला। और जब ये नदी बोहाई की खाड़ी में गिरती है या येलो सागर में गिरती है तो पूरे समुद्र का रंग भी वहां पीला पीला नजर आता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? येलो सी कहते हैं। हुआंगहो नदी के अलावा एक अन्य बड़ी नदी तिब्बत के पठार से निकलकर दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों में प्रवाहित होती है। यानी चीन को शामिल कर लें तो 6 देशों में प्रवाहित होती है। ये नदी है मिकांग नदी। इस नदी का नाम है मिकांग।
इसको अगर मेकांग नदी को और अच्छे से देखना समझना है कि इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है तो ऐसे समझ लेंगे। तिब्बत से निकलती है और म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों से प्रवाहित हो रही है। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, और ये गिर जाती है दक्षिण चीन सागर। ये पूरा एरिया जो है ये दक्षिण चीन सागर का है। तो इतनी महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्रोत है तिब्बत का पठार। भूटान एक ऐसा देश है जो 3 तरफ से भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। ये 4 भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। भूटान के पूर्व में भारत चीन की सीमा हिमालय के ऊंचे शिखरों द्वारा निर्धारित की गई है। भूटान के पूर्व में यहाँ पर जो चीन और भारत की सीमा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो हिमालय के ऊंचे शिखरों द्वारा निर्धारित की गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं। इसे हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। यानी कि भूटान के पूर्व में यानी पूर्वी भाग में भारत चीन सीमा, ये तो पश्चिमी भाग में हो गया भारत चीन सीमा, पूर्वी भाग में जो भारत चीन सीमा है वो हिमालय के ऊंचे शिखरों को मिलाने वाली लाइन के द्वारा निर्धारित की गई है। उदाहरण के लिए ये हिमालय के कई ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, है ना, तो इन शिखरों को मिलाने वाली जो लाइन है वही भारत चीन की सीमा बना दी गई है। भारत चीन की जो ये पूर्वी सीमा है ये ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। 1914 में एक ब्रिटिश अधिकारी सर मैकमोहन, है ना, सर मैकमोहन कुछ इसी तरह से नाम था, उन्होंने जो है कि भारत चीन सीमा को निर्धारित करने का काम उन्हें दिया गया था। तो उन्होंने क्या ये सुझाव दिया कि हिमालय के जो ऊंचे शिखर हैं उसके उस पार उत्तर में चाइना होगा, उसके दक्षिण में भारत का क्षेत्र होगा। तब से ये लाइन निर्धारित है। भारत चीन सीमा के बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पूर्वी छोर है इसे हम किबिथु बिंदु कहते हैं। किबिथु बिंदु, किबिथु बिंदु, यहाँ पर 3 देशों की सीमाएं आपस में मिलती हैं, भारत चीन और म्यांमार की सीमा। यहाँ पर आप अपना मैप भी जरूरत पड़ने पर एक्सपोर्ट स्टूडेंट एटलस वाला खोलकर देखते रहिएगा। किबिथु बिंदु के दक्षिण में जो भारत म्यांमार सीमा है, म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित बसा हुआ देश है, यानी भारत के पूर्व में बसा हुआ, पूर्वी सीमा पर बसा हुआ देश है। भारत म्यांमार की सीमा हिमालय के छोटी छोटी पहाड़ियों द्वारा निर्धारित है। हिमालय यहाँ पर नामचा बरवा चोटी के पास दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है। अगर हम हिमालय को दिखाएं तो ये अगर हिमालय है तो नामचा बरवा चोटी के पास हिमालय दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाता है, और पूर्वोत्तर भारत में हिमालय क्रमबद्ध, जैसे यहाँ पे क्रमबद्ध श्रृंखला है उस तरह से क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में न होकर छोटी छोटी पहाड़ियों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर इन छोटी छोटी पहाड़ियों का नाम है पटकोईबुंग पहाड़ी, और उसके दक्षिण में नगा हिल, उसके दक्षिण में मणिपुर हिल, और उसके दक्षिण में मिजो हिल। ये जो चारों पहाड़ियां हैं, ये चारों पहाड़ियां भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित हैं और दोनों देशों के बीच प्राकृतिक रूप से सीमा निर्धारण का काम करती हैं। दक्षिण पूर्व के भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों के बाद भी हिमालय दक्षिण की तरफ चला गया है ना, पूर्वोत्तर राज्यों को पार करके, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को पार करके, यानी यहाँ मिजोरम को पार करके हिमालय दक्षिण की तरफ म्यांमार में चला गया है और यहाँ तक चला आया है। यहाँ पे ही हिमालय के इस भाग को म्यांमार में क्या कहते हैं, अराकान योमा, अराकान योमा पर्वत कहते हैं। ये हो गई भारत की सीमाएं और आसपास स्थित प्रमुख भौतिक विशेषताएं। इसके बाद हम भारत के आसपास जो खाड़ियां हैं उनके बारे में भी पढ़ लेंगे। जैसे आसपास कुछ सागर हैं, कुछ खाड़ियां हैं, कुछ छोटी खाड़ियां हैं। इनके बारे में पढ़ने के बाद फिर हम भारत के द्वीपों को पढ़ेंगे और भारत के द्वीपों के बाद फिर हम बढ़ चलेंगे भारत की भौतिक विशेषताओं की तरफ, है ना। तो भारत के आसपास जो सक्रिय खाड़ियां और चैनल्स हैं उन्हें जान लेना बेहतर रहेगा। इसे भी हम भारत की अवस्थिति और विस्तार के अंतर्गत ही रखेंगे। जैसे भारत के बहुत से द्वीप हैं जो कि भारत का अभिन्न भाग हैं। ये द्वीप भारत के आसपास के समुद्रों में ही स्थित हैं, इसलिए भारत के आसपास के समुद्रों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। भारत के आसपास बहुत से सागर हैं और खाड़ियां हैं। खाड़ी किसे कहते हैं, 3 तरफ से भूमिखंडों से घिरा हुआ जो समुद्री क्षेत्र होता है, ऐसा समुद्री क्षेत्र जो 3 तरफ से भूमिखंड से घिरा हुआ है उसे हम खाड़ी कहते हैं। खाड़ी को अंग्रेजी में बे कहते हैं। बड़ी खाड़ी जो होती है, बड़ी खाड़ियों को अंग्रेजी में बे कहते हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और जो छोटी और सकरी और तंग खाड़ियां होती हैं, छोटी सकरी और तंग खाड़ियां मतलब एक तरफ से भूमिखंडों से बंद हो जाती हैं। जैसे कच्छ की खाड़ी आप देखिए, ये एकदम भूमिखंड से लैंड लॉक हो गई है पूरी तरह से। तो जो छोटी सकरी और तंग खाड़ियां होती हैं उसे हम गल्फ कहते हैं। उदाहरण के लिए गल्फ ऑफ मन्नार,
गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, है ना, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ फारस, बहुत सारे गल्फ हैं अगर आप मैप देखने लगेंगे तो। हाँ, ये जो सागर हैं कौन कौन से तटों पर हैं, किस किस देश के किनारे स्थित हैं, इसको आपको जानना चाहिए। इसलिए मैप तो आपको डेली, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तब, इतिहास पढ़ते समय नहीं, जब आप ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हो तो थोड़ी थोड़ी 15-20 मिनट निकाल के मैप को देखते रहना चाहिए। ये एक ऐसा काम है जो आपके लिए बहुत रुचिकर भी हो जाएगा और भूगोल की पढ़ाई को बहुत इंटरेस्टिंग भी बना देगा, फिर बोझिल नहीं लगेगा, है ना। भूगोल एक ऐसा विषय नहीं है कि बिल्कुल किताबी कीड़ा बन के पढ़ा जाए। आप जितना ही मैप वैप देखते रहेंगे ना, देशों की राजधानियां, पठार, पर्वत, नदियां, और जब आप सैद्धांतिक भूगोल पढ़ेंगे जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, तब भी ये सब चीजें बड़ी ही काम देंगी। आप लोग बीच बीच में कहते रहते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिहाज से कुछ टॉपिक डालिए, तो मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी मैं कुछ टॉपिक बहुत जल्दी ही शुरू करूंगा, है ना। और ऐसा मत सोचिएगा कि मैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं यूट्यूब पर ही पढ़ाऊंगा, और यूट्यूब पर मतलब पढ़ाता रहूंगा, चाहे भूगोल हो चाहे इतिहास हो। ये अलग बात है कि जो बहुत गंभीर विद्यार्थी हैं उनके लिए 20 अक्टूबर को मैं एक बैच भी लॉन्च करूंगा, है ना। तो उसकी जानकारी मैं अभी नहीं देना चाहूंगा, 15 अक्टूबर के आसपास उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो सामान्य अध्ययन के चारों पेपर के लिहाज से सिविल सर्विसेज के लिए एक बैच में 20 अक्टूबर के आसपास डालूंगा। आइए, हाँ, तो आसपास की खाड़ियों के बारे में हमने बताया कि गल्फ और बे क्या होता है। शुरुआत हम करते हैं अरेबियन सी से, इसे हम कहते हैं अरब सागर। अरब सागर, इंग्लिश में इसे कहते हैं अरेबियन सी, है ना। आप जब इतिहास की किताब पढ़ते हैं तो एक किताब का नाम आता है, जैसे इरेथ्रियन सी का अज्ञातनामा लेखक, उसका किताब का नाम क्या है, उसका अनुवाद यही होता है कि इरेथ्रियन सी का अनुवाद अज्ञातनामा लेखक। जो प्राचीन यूनानी यात्री थे जो भारत और पूर्वी देशों की तरफ आए, उन्होंने अरब सागर को ही इरेथ्रियन सी नाम दिया है। क्या? इरेथ्रियन सी। हम यहाँ पे लिख दें, प्राचीन यूनानी लेखकों ने अरब सागर को ही इरेथ्रियन सी यानी इरेथ्रियन सागर नाम दिया है। अरब सागर पूर्व में भारतीय प्रायद्वीप से घिरा हुआ है और पश्चिम में इस पूरे क्षेत्र को हम कहते हैं अरब प्रायद्वीप। ये जो पूरा क्षेत्र है ना, 3 तरफ से जलराशि से घिरा हुआ है, इसको हम कहते हैं अरब प्रायद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप का ये जो उत्तर पूर्वी किनारा आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं सोमालिया का प्रायद्वीप। ये क्या है? सोमालिया का प्रायद्वीप। यहाँ पे सोमालिया नाम का एक देश बसा हुआ है अफ्रीका का। तो जो अरब सागर है वो पूर्व में भारतीय प्रायद्वीप और उत्तर में मकरान तट यानी पाकिस्तान के मकरान तट, पश्चिम में अरब प्रायद्वीप और सोमालिया प्रायद्वीप से सीमांकित होता है। अरब सागर भूमिखंडों की तरफ अलग अलग छोटी छोटी खाड़ियों के रूप में विभाजित हो गया है। भूमिखंडों की तरफ अरब सागर छोटी छोटी खाड़ियों के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, यानी कि जो भूमिखंडों की तरफ जो छोटी छोटी खाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये भूमिखंडों की तरफ अरब सागर का ही विस्तार है। उदाहरण के लिए गुजरात के पश्चिमी तट पर कच्छ की खाड़ी, गुजरात के दक्षिणी तट पर खंभात की खाड़ी, तमिलनाडु के तट पर, तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर मन्नार की खाड़ी, है ना, यहां पर मन्नार की खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी। इसके अलावा अरब प्रायद्वीप के उत्तर में यहां पे ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी के ठीक पश्चिम में, ओमान की खाड़ी के ठीक पश्चिम में यानी अरब प्रायद्वीप के उत्तर में ही फारस की खाड़ी, अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में यहां पे अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी, है ना। तो ये सारी जो खाड़ियां हैं ये भूमिखंडों की तरफ अरब सागर का ही विस्तार है। मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख और पाकिस्तान में प्रवाहित होने वाली सिंधु नदी बंगाल अरब सागर में गिरने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? सिंधु नदी, जो कि मानसरोवर से निकलती है। इसके बाद फिर हम देखेंगे कच्छ की खाड़ी। गुजरात के पश्चिम में
अरब सागर का विस्तार एक सकरी खाड़ी के रूप में हो गया है गुजरात के ठीक पश्चिम में। उस सकरी खाड़ी को ही हम कहते हैं कच्छ की खाड़ी। इसको हम यहां से समझेंगे तो और अच्छा रहेगा, इस मानचित्र से समझ लेते हैं। गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप और कच्छ प्रायद्वीप के बीच जो सकरा जली क्षेत्र है उसे हम कहते हैं कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी तीन तरफ से गुजरात राज्य से घिरी हुई है। उसके उत्तर में ये वाला एरिया जो है ये गुजरात का कच्छ जिला है और इसके दक्षिण में ये गुजरात का जामनगर जिला है। यहाँ पे यानी कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में गुजरात का जामनगर जिला है, इसके उत्तर में गुजरात का कच्छ जिला है। और कच्छ की खाड़ी का जो पूर्वी सकरा भाग है यहाँ पे, इसका पूर्वी सकरा भाग पर यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला। कांडला बंदरगाह आज़ादी के बाद स्थापित किया गया था, खासकर तब जब देश के विभाजन के बाद कराची बंदरगाह चला गया था पाकिस्तान में। तो भारत के पश्चिमी तट पर यहाँ पर गुजरात के आसपास कोई महत्वपूर्ण बंदरगाह नहीं था, इसलिए 1965 में कांडला बंदरगाह स्थापित किया गया था। कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी आमतौर पर लोग जानते हैं कि केवल अंडमान निकोबार और लक्षद्वीपों के पास ही यहाँ पे भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना यहाँ पे, और यहाँ पे भारत का लक्षद्वीप समूह है। आमतौर पर लोग जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के आसपास ही प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कच्छ की खाड़ी में भी प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्रों में यानी बिल्कुल जामनगर जिले के पास जो समुद्री छिछला क्षेत्र है वहां पे कुछ छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। उन्हीं द्वीपों के सहारे प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। प्रवाल भित्तियों के बारे में विस्तृत अध्ययन में आपको करवाऊंगा। कच्छ की खाड़ी का ये जो तटीय क्षेत्र है चारों तरफ का, कच्छ की खाड़ी का ये जो तटीय क्षेत्र है ये घने मैंग्रोव वनों से यानी मैंग्रोव वनस्पतियों से ढका हुआ है। मैंग्रोव समुद्र के खारे पानी में उगने वाली वनस्पतियां हैं जो केवल तटीय क्षेत्रों में ही उगती हैं। इनके बारे में थोड़ी बात हम आगे करेंगे। यानी कि ये तटीय क्षेत्रों में खारे पानी में उगने वाली वनस्पतियां होती हैं, यानी ताजे जल में ये उगेंगी नहीं, ये केवल खारे पानी में ही उगती हैं तटीय क्षेत्रों में। और जब आप कहीं भी तटीय क्षेत्र में घूमने जाएंगे तो बहुत ऊंची ऊंची नहीं, छोटी छोटी वनस्पतियां होती हैं झाड़ी की तरह, लेकिन बड़ी कठोर वृक्ष वाली होती हैं। ऐसे जंगलों को पार करना आसान नहीं है, आप फंस भी सकते हैं और चोट तो लगने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। वो क्यों, जब मैं मैंग्रोव वन पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। तो यानी तटीय क्षेत्रों में यहाँ पर घने मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं गुजरात में। ठीक है, आप जरा सा एक गूगल सर्च करिएगा जरूर कि भारत में मैंग्रोव वनों के लिहाज से सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन वाला राज्य कौन सा है, या भारत में मैंग्रोव वन वाले दूसरे तीसरे या चौथे राज्य कौन से हैं, पता कर लीजिएगा। हाँ, तो यहां पर कांडला बंदरगाह है और जो कच्छ की खाड़ी का मुहाना है, मतलब कच्छ की खाड़ी के मुहाने पे, मुहाना कहां होता है, यहां पे कच्छ की खाड़ी का जो मुहाना है वहां पर ओखा बंदरगाह है। ओखा बंदरगाह है। कच्छ की खाड़ी का जो क्षेत्र है वो भारत में ज्वारी ऊर्जा उत्पादन की संभावना वाला क्षेत्र है। यानी भारत में ज्वारी ऊर्जा की सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाले राज्य क्षेत्रों में से ये एक है। भारत में ज्वारी ऊर्जा की सर्वाधिक उत्पादन क्षमता खंभात की खाड़ी में पाई जाती है। यहां पर खंभात की खाड़ी के बाद ज्वारी ऊर्जा की दूसरी सर्वाधिक क्षमता कहां पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है। यही दो क्षेत्र हैं भारत में मुख्य रूप से जहां पर ज्वारी ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता पाई जाती है। जब हम ऊर्जा शीर्षक से अध्याय पढ़ेंगे तो ज्वारी ऊर्जा क्या होती है, कैसे उत्पन्न होती है, ज्वारी ऊर्जा की संभावना कहां बनती है कहां नहीं बनती, इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी तीन तरफ से गुजरात राज्य से घिरी हुई है, क्योंकि गुजरात राज्य यहां तक चलाया है, यहां तक। तो ये तीन तरफ से, इधर से भी गुजरात से घिरी है और इधर से भी गुजरात राज्य से घिरी हुई है। खंभात की खाड़ी के बीचों बीच यहाँ पे अलिया बेट द्वीप है। अलिया बेट द्वीप का जो पूरा क्षेत्र है आसपास का, वो पेट्रोलियम भंडार की दृष्टि से काफी समृद्ध है और बड़े पेट्रोलियम भंडार का यहाँ पे पता लगाया गया है। नाम है अलिया बेट द्वीप। यहां पर बड़े पेट्रोलियम भंडारों का पता लगाया गया है। खंभात की खाड़ी के यहां मुहाने पर दो द्वीपीय क्षेत्र हैं। यहां पे गुजरात के पास दमन है और यहां पर दीव है। ये दमन और दीव खंभात की खाड़ी के मुहाने पर बिल्कुल स्थित हैं। यहाँ पे दमन और दीव ये खंभात की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हैं। यहाँ खंभात की खाड़ी की जो पूर्वी तट है
दो नदियां यहां पर अपना मुहाना बनाती हैं, नर्मदा और तापी। खंबात की खाड़ी के पूर्वी तट पर नर्मदा और तापी नदियां यहां पर अपना मुहाना बनाती हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से निकलकर खंबात की खाड़ी में जल गिराती है, जबकि तापी नदी बैतूल पठार से निकलकर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। खंबात की खाड़ी के उत्तरी तट पर या उत्तर छोर पर दो नदियां अपना जल गिराती हैं, साबरमती और माही। साबरमती और माही नदियां खंबात की खाड़ी के उत्तरी छोर पर अपना जल गिराती हैं। साबरमती नदी अरावली पर्वत के ढाल पर स्थित उदयपुर जिले से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जल गिराती है, जबकि माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलकर कर्क को दो बार काटती है, फिर दक्षिण की तरफ मुड़ती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इस तरह से कुल 4 नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में जल गिराते हैं, इसलिए खंबात की खाड़ी अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। खंबात की खाड़ी के उत्तरी छोर पर यहां खंबात बंदरगाह है। खंबात की खाड़ी के यहाँ उत्तरी छोर पर, जिस तरह से कच्छ की खाड़ी के सबसे पूर्वी छोर पर यानी सबसे अंतिम छोर पर यहाँ पे कांडला बंदरगाह है, उसी तरह से खंबात की खाड़ी के अंतिम छोर पर खंबात बंदरगाह है ना। मैप में आप देखते रहिएगा। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शहर भी हैं, जैसे भड़ौच बंदरगाह यहाँ पे है, और भड़ौच बंदरगाह के दक्षिण में सूरत शहर है। यानी भड़ौच, सूरत ये सभी क्षेत्र खंबात की खाड़ी के तट पर स्थित हैं। खंबात की खाड़ी के बाद हम देखेंगे मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य राम सेतु के दक्षिण में है। राम सेतु, ये बीच में एक डॉट डॉट करके लाइन देख रहे हैं, इसे ही राम सेतु कहते हैं। ये द्वीपों की एक श्रृंखला है, बताता हूं अभी। तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य यहां पर राम सेतु के दक्षिण में स्थित है। ये मन्नार की खाड़ी का क्षेत्र, ये राम सेतु के दक्षिण में है। भारत के रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक, रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक चूना पत्थर से बने हुए द्वीपों की एक श्रृंखला दिखाई पड़ती है। उसी द्वीपों की श्रृंखला को हम राम सेतु या एडम्स ब्रिज कहते हैं। उसी के दक्षिण में है मन्नार। मन्नार की खाड़ी का नाम श्रीलंका के मन्नार द्वीप के नाम पर रखा गया है। श्रीलंका का मन्नार द्वीप यहां पर स्थित है। यहां पे है श्रीलंका का मन्नार द्वीप। अगला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो है पाक की खाड़ी। राम सेतु पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से अलग करता है। ये वाला क्षेत्र जो है इसे हम कहते हैं, ये पूरा एरिया है पाक की खाड़ी। यही तो राम सेतु पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से अलग करता है। पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य राम सेतु के उत्तर में स्थित है। ठीक है, यहां पर है पाक स्ट्रेट है ना, पाक जल संधि। यानी यहां पर भारत और श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप के बीच एक सकरा जली क्षेत्र है। इस सकरे जली क्षेत्र को हम पाक स्ट्रेट बोलते हैं या पाक जल संधि। पाक की खाड़ी इसी पाक जल संधि के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। ठीक है, यहां पे है श्रीलंका का रामेश्वरम द्वीप और ये है कैलिमर पॉइंट। ये जो बिल्कुल 90 डिग्री वाला एरिया देख रहे हैं ना, ये 90 डिग्री की तरह ऐसे है, मैप में आप देखेंगे तो जो 90 डिग्री वाला क्षेत्र इसे हम कहते हैं कैलिमर पॉइंट। तो ये है कैलिमर पॉइंट। रामेश्वरम द्वीप से लेकर कैलिमर पॉइंट तक का जो तमिलनाडु का तट है, केवल उतना ही तमिलनाडु का तट पाक की खाड़ी के तट पर स्थित है। ठीक है, रामेश्वरम द्वीप से लेकर कैलिमर पॉइंट तक जो तमिलनाडु का तट है वो पाक की खाड़ी पर स्थित है। और रामेश्वरम द्वीप से लेकर कन्याकुमारी तक, यह है कन्याकुमारी।
कन्याकुमारी तक तमिलनाडु का तट मन्नार की खाड़ी पर स्थित है। रामेश्वरम से लेकर कन्याकुमारी तक जो तमिलनाडु का तट है वो मन्नार की खाड़ी पर स्थित है। कैलीमर का जो कैलीमर पॉइंट है वहां पर जो तमिलनाडु का तट है, तमिलनाडु के तट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। तो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट कैलीमर पॉइंट के पास बिल्कुल 90 डिग्री पश्चिम की तरफ घूम जाता है। इसलिए कैलीमर पॉइंट एक प्रायद्वीप की तरह है। जैसे भारतीय प्रायद्वीप का त्रिकोण आकार देख रहे हैं, इसी तरह से कैलीमर पॉइंट भी एक प्रायद्वीप की तरह है। इसलिए इसे हम केप कैलीमर भी कहते हैं। इसे हम केप कैलीमर कहते हैं। जैसे यहाँ पे केप केमोरिन है, कन्याकुमारी है ना, तो ये प्रायद्वीप नहीं, क्या बोलते हैं, अंतरीप। तो जो कैलीमर का क्षेत्र है वो एक अंतरीप की तरह, यानी तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसको हम केप कैलीमर कहते हैं। पाक स्ट्रेट के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो पाक स्ट्रेट है वो बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। पाक स्ट्रेट भारत की कैलीमर पॉइंट और श्रीलंका का जाफना प्रायद्वीप, ये जो श्रीलंका का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है वो है जाफना प्रायद्वीप। भारत के तमिलनाडु राज्य और जाफना प्रायद्वीप को अलग करता है और बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे बंगाल की खाड़ी का। ठीक है, बंगाल की खाड़ी पश्चिम में भारत, श्रीलंका, उत्तर में बांग्लादेश और पूर्व में म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया या मलाया प्रायद्वीप द्वारा सीमांकित होता है। मैं फिर से बोल दूं, बंगाल की खाड़ी पश्चिम में भारत, श्रीलंका, उत्तर में बांग्लादेश और पूर्व में म्यांमार, थाईलैंड और मलाया प्रायद्वीप द्वारा सीमांकित होता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो है सांगपो। सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र 3 देशों में है, चीन, भारत और बांग्लादेश। इसके बाद गंगा नदी, भारत और बांग्लादेश में बहने वाली गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी है। बंगाल खाड़ी के तट पर इन दोनों नदियों की सम्मिलित धारा को मेघना नदी के नाम से जानते हैं। बंगाल खाड़ी के तट पर इन दोनों नदियों की जो सम्मिलित धारा है उसे हम मेघना नदी के नाम से जानते हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ये त्रिभुज की तरह का एरिया हो जाता है ना। इसे हम क्या कहते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, वो भी बंगाल की खाड़ी पर ही स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसे हम सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। बंगाल की खाड़ी पर स्थित गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसे हम सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। डेल्टा होता क्या है, नदियां, ये नदियां क्या करती हैं कि हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों से बहुत सारी मिट्टी और पत्थर काट कर लाती हैं। हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों से जिन पत्थरों को काट कर लाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। तो हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों से बहुत सारा अवसाद बहा कर लाती हैं और उन अवसादों को बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर इकट्ठा करती चली जाती हैं। इसके चलते बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल मुहाने पर जो मुहाना होता है वहां पर ढेर सारा अवसाद बहुत दूर तक फैल जाता है, सैकड़ों किलोमीटर तक फैला रहेगा। ये नदियों द्वारा लाया गया अवसाद है जो अब वो बहा नहीं पाती हैं, क्योंकि समुद्र के मुहाने तक आते आते नदियों में कोई प्रवाह नहीं रह जाता। नदियां जब ढालदार क्षेत्रों से बहती हैं तो उनका वेग तेज होता है, लेकिन जब नदियां सागर तक पहुंचती हैं तो बिल्कुल तड़पने लगती हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल मजबूर हो गई हैं, लाचार हैं, बह नहीं पा रही हैं, बड़ी ही मजबूरी में बह पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका ढाल खत्म हो जाता है। ढाल खत्म हो जाने से नदियां तितर बितर हो जाती हैं। एक ही नदी की सैकड़ों धाराएं निकल जाएगी। तो एक ही नदी की सैकड़ों धाराएं, कोई जाएगी पश्चिम की तरफ, कोई पूरब की तरफ। जैसे मान लेते हैं ये एक नदी बहती हुई आ रही है, अब ये तट पे आई, अब उसकी एक धारा इधर निकल गई, एक धारा इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, एक इधर, एक इधर, अब वो बह नहीं पा रही है। तो उसकी सैकड़ों जो धाराएं हैं वो इन क्षेत्रों में लाकर मिट्टी पाट देती हैं और इस पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे, नदी का डेल्टा क्षेत्र कहते हैं। डेल्टा क्षेत्र की खासियत है कि वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहता है। डेल्टा क्षेत्र क्या है, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बना हुआ नवीन जमीन, एक ये बिल्कुल नया भूमिखंड है। ये पहले नहीं था, नदियों ने लाके पाट दिया है इसको मिट्टी से। जैसे गांव के लोग गड्ढा नहीं पाटते हैं, है ना, कब्जा करने के लिए, वैसे ही नदियों ने लाकर इसे पाट दिया है। इसलिए जहां भी नदी का डेल्टा क्षेत्र होता है आप देखेंगे कि वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, ऐसे ऐसे। जैसे
यहाँ पे इरावदी नदी का डेल्टा आप देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ऐसे होगा। डेल्टा वाला जो क्षेत्र होता है ना, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे 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 कटा फटा होता है। क्यों? और ये जो टेढ़ा मेढ़ा क्षेत्र है, इधर सागर है और इधर लैंड है, जमीन। तो ये बिल्कुल कटा फटा तट होता है। और ये जो कटा फटा एरिया है, ये नदियों द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि लाकर ढेर सारा अवसाद छोड़ती जाती हैं और डेल्टा हमेशा आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा गंगा नदी के अलावा अन्य भी नदियां हैं जो भारत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे स्वर्णरेखा नदी, बैतरणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी आंध्र प्रदेश में बहती है, उसके अलावा कावेरी नदी। अन्य नदियां कौन कौन सी हैं? स्वर्णरेखा, महानदी है ना, वैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, ये सभी नदियां भारत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। बंगाल की खाड़ी में भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और म्यांमार का कोको द्वीप समूह, यहां म्यांमार के 2-3 द्वीप हैं छोटे छोटे, तो म्यांमार का कोको द्वीप समूह और भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। जो सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया है, ये 2 देशों में विस्तृत है। बंगाल, ये बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के अलावा ये चला आता है पश्चिम बंगाल राज्य तक, यहां तक। तो ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है यहां तक, है ना। ये बिल्कुल समतल जमीन होती है, जो कि मिट्टी द्वारा लाए गए, नदी द्वारा लाए गए नई मिट्टी से बिल्कुल बनी होती है। तो ये डेल्टा बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में तटीय क्षेत्रों में फैला हुआ है। और इस डेल्टा में ढेर सारे मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं, यानी मैंग्रोव के घने वनों से ये डेल्टा क्षेत्र पूरी तरह से ढका हुआ है। अब मैंग्रोव वन क्या होता है? मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों में समुद्र के खारे पानी में उगने वाली वनस्पतियां होती हैं। उनके उगने के लिए खारा पानी जरूरी होता है। इनको हम लवणोद्भिद वनस्पतियों के रूप में देख सकते हैं, जो खारी पानी में उगती हैं। इसके बाद हम भारत के चैनलों के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लें। आपने देखा होगा भारत के आसपास कुछ चैनल के नाम भी जाते हैं, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ये वास्तव में चैनल उसी को कहते हैं जो 2 द्वीपीय क्षेत्रों के मध्य में सकरा जली क्षेत्र होता है। 2 द्वीपों के मध्य में सकरा जली क्षेत्र जो 2 बड़े समुद्रों को जोड़ता है और द्वीपों के बीच में जहाजों के आने जाने को रास्ता देता है। जैसे उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में है निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो बीच का क्षेत्र है, जहाजों को आने जाने का रास्ता देता है, यानी मार्ग प्रदान करता है। ये जलमार्ग की तरह होता है, तो जलमार्ग का काम करता है, इसलिए इसे हम चैनल नाम देते हैं। इसके अलावा जो चैनलों का नाम है, वो जो नाम होता है, ये कभी कभी द्वीपों के नाम पर रखा जाता है, जैसे कोको चैनल है ना, या ग्रेट चैनल। तो ये द्वीपों के नाम पर भी चैनलों का नाम रखा जाता है, या कभी कभी वहां से गुजरने वाली अक्षांश रेखाओं के नाम पर भी इनका नाम रखा जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी, हाँ, विषुवत रेखा के उत्तर में अक्षांश रेखाएं यहाँ 0 से शुरू होंगी, 1, 2 होते हुए कहाँ तक पहुंचेंगी? 90 तक पहुंचेंगी। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि सबसे पहले 8 डिग्री अक्षांश होगा, है ना। 8 डिग्री के उत्तर में 9 डिग्री अक्षांश होगा और उसके उत्तर में 10 डिग्री अक्षांश होगा, है ना। 8, 9, 10 यही अक्षांश यहां से गुजरते हैं। तो मालदीव हमारा पड़ोसी देश है, ये है मालदीव। ये है मालदीव, और मालदीव के उत्तर में है यहाँ पर मिनिकॉय द्वीप। ये लक्षद्वीप समूह का ही एक द्वीप है मिनिकॉय, जो भारत के अधिकार में है। तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीपों के बीच में 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप समूह के बाकी द्वीपों के बीच में इसे हम अमीनी द्वीप कहते हैं। ये 2 द्वीप समूह, जो लक्षद्वीप है ना, वो 2 द्वीप समूह में बटा हुआ है। एक तो अमीन द्वीपी, जो उत्तरी द्वीप समूह है, उसे हम कहते हैं अमीन द्वीपी। और अमीन द्वीपी के अलावा दक्षिण में है मिनिकॉय। तो मिनिकॉय और अमीन द्वीप समूहों के बीच में, अमीन द्वीपी, उसके बीच में है 9 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप समूह के बीच में 9 डिग्री चैनल। यह निकोबार द्वीप समूह दक्षिण में और उत्तर में अंडमान। अंडमान और दक्षिण में निकोबार के बीच में जो चैनल है उसे हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ये सभी यहाँ पे गुजरने वाली अक्षांश रेखाओं के नाम पर इनका नाम रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा अंडमान द्वीप समूह और म्यांमार के कोको द्वीप समूह के बीच में एक चैनल है, इसका नाम है कोको चैनल।
ये भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप समूह में जो सबसे उत्तरी द्वीप है उसे हम कहते हैं उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में कोको चैनल। जो निकोबार द्वीप है उसका सबसे जो दक्षिणी द्वीप है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं ग्रेट निकोबार। ये निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीपों के मध्य में जो चैनल है उसका नाम है ग्रेट चैनल। ठीक है, ये हो गया भारत की सीमाओं के आसपास की भौतिक विशेषताएं जो कि भारत से संबद्ध है और भारत के आसपास